Hello my dear students. So here's Meenakshi Walia from Shri Swaminarayan Vidyalaya. Today we are starting with chapter number 4 of Geography part, and in that the name of the chapter is Major Landforms. Now the question arises, what is meant by landforms? जब आप लैंडफॉर्म का नाम सुनते हैं तो आप पहले चैप्टर के बेसिस पे ये मीनिंग निकालेंगे कि लैंडफॉर्म मीन्स डेजर्ट एरियाज, प्लेन एरियाज, राइट, प्लेट्यूज, माउंटेनस रीजन्स, लैंडफॉर्म्स, ये सारे आपके माइंड में सबसे पहले आ जाएंगे. बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लैंडफॉर्म्स का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं होता. लैंडफॉर्म इज़ अ वास्ट कंसेप्ट. जो चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल है वो तो लैंडफॉर्म है ही, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें आगे हो रही हैं, मीन्स हमारे यहाँ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और भी क्रिएट होते रहते हैं. डेजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, राइट, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डे बाय डे क्रिएट होते जा रहे हैं. अब आप सोचो कि कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते जा रहे हैं और कैसे होंगे, राइट. सी, अर्थ जो है उसमें आए दिन चेंजेस आते हैं, ठीक है. कुछ सडन चेंजेस होते हैं, कुछ स्लो चेंजेस होते हैं. सडन चेंजेस तो जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होना, अर्थक्वेक होना, ये सडन चेंजेस हैं. इसकी वजह से एक तो लैंडफॉर्म्स के ऊपर इफेक्ट आता है, राइट. बट इसके अलावा कुछ होते हैं जो स्लो चेंजेस होते हैं, जिनका असर कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद देखने को मिलता है. ओके, तो ये कौन से चेंजेस हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंज आ रहा है? तो देखा जाए तो मेजरली ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंज आता है, बट वो स्लो चेंज है. ओके, अब ये कौन से दो फैक्टर्स हैं? तो मेनली दैट इज़ द वेदरिंग एंड द अनदर वन फैक्टर इज़ इरोशन. अब बात आती है ये वेदरिंग क्या और इरोशन क्या, तो ये हमने पहले भी देखा है. सी, वेदरिंग मीन्स क्या? जो रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है एंड उसमें से धीरे धीरे सॉइल बनती है. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन उसमें से सॉइल बन जाती है. तो वेदरिंग मीन्स रॉक्स का टूटना. ओके, एंड द अनदर वन इज व्हाट? इरोशन. इरोशन मीन्स क्या? अर्थ की जो टॉप लेयर है उसको रिमूव होना. अर्थ का जो टॉप लेयर है यानी सॉइल की टॉप लेयर जो है वो रिमूव होती है ड्यू टू सम एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, राइट. ये सारे जो एजेंट्स हैं इनकी वजह से जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है वो मूव होती है, रिमूव होती है, उसे बोलते हैं इरोशन. अब देखो, इरोशन को रोका भी जा सकता है. आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि इरोशन कैसे रोक सकते हैं. तो प्लांट्स ग्रो करके, ट्रीज़ ग्रो करके, क्योंकि प्लांट्स, ट्रीज़ जब हम ग्रो करते हैं तो उनकी रूट्स जो है वो सॉइल को एक तरह से जकड़ के रखती है, राइट, होल्ड कर लेती है. तो होल्ड कर लेती है, उस वजह से सॉइल जो है इजीली उड़ नहीं पाती है. चाहे वाटर आए तो वाटर के साथ भी वो मूव नहीं होगी, और अगर विंड आती है तो उसके साथ भी वो ब्लो नहीं हो पाएगी. तो एक तरह से ये भी रीजंस हैं जिससे हम इरोशन को रोक सकते हैं. बट द थिंग इज, प्लांट्स, ट्रीज, उसकी तो आजकल बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है. यू ऑल्सो हैव लिसन कि फॉरेस्ट जो है हम लोग डे बाय डे कट करते जा रहे हैं, राइट. फॉरेस्ट कटिंग जो है हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे रीजंस की वजह से इरोशन भी बढ़ता जा रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोशंस होते हैं. अब इरोशंस जो हैं वो कैसे होते हैं, वेदरिंग एंड इरोशन होते कैसे हैं? तो मैंने अभी आपको बातों बातों में ये भी बताया कि मूविंग विंड की वजह से, मूविंग वाटर की वजह से, फ्लोइंग वाटर की वजह से इरोशन होता है. तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स, फ्यू एस्पेक्ट्स विच वी नीड टू स्टडी, जिसकी वजह से वेदरिंग एंड इरोशन होता है. एंड वेदरिंग एंड इरोशन की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी नीड टू लर्न अबाउट दोज फैक्टर्स ओनली विच क्रिएट different landforms. Okay, so the first factor is work of a river. river कैसे different landforms create करती होगी, that we need to understand first. Okay, but I will explain you, but before understanding that I like to show you one video
फ्रॉम दैट वीडियो बाय पिक्चर्स यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली कि रिवर्स जो है वो लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट करती होगी. ओके, सो फर्स्ट लेट्स वॉच द वीडियो. Work of a river. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer, and in due course of time, it cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks, which leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its banks, which leads to the formation of flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the running water decreases and it breaks up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. So students, as you have seen in the video about the rivers कि rivers जो है वो कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती है. ठीक है, मेनली आपने उसमें देखा होगा कि रिवर्स जो है 4 टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है. दैट वाज वाटरफॉल, देन ऑक्सबो लेक, देन फ्लड प्लेन्स में जिसको बोलते हैं लीवीज, राइट, एंड देन यू हैव सीन डेल्टास, राइट. मैं इसका शॉर्ट में आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं. देखो, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि रिवर्स जो हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है उस एरिया को बोलते हैं सोर्स. आपसे 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ऐसी एरिया जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उसे कहते हैं सोर्स. उसी तरह रिवर जब दूसरी कोई वाटर बॉडी में मिल जाती है तो उसे कहते हैं माउथ. एंड जहाँ से रिवर्स बहती है, जिस एरिया में रिवर बह रही है, जिस एरिया में उसकी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं, उस एरिया को कहते हैं रिवर बेसिन. ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नाउ लेट्स मूव टू द लैंडफॉर्म्स विच इज़ क्रिएटेड बाय द रिवर. फर्स्ट वन यू हैव सीन द वाटरफॉल. वाटरफॉल कैसे क्रिएट होता है? तो जब रिवर बहुत ज़्यादा स्पीड में बहती हुई आती है तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें कई जगहों पे हार्ड रॉक होता है और कुछ जगह पे सॉफ्ट रॉक होता है. अब हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक क्या है? देखो, हार्ड रॉक जो है ना उसको पानी का बहाव इजीली नहीं तोड़ सकता, लेकिन सॉफ्ट रॉक को पानी का बहाव जो है वो इजीली तोड़ सकता है. अब मान लो यहाँ हार्ड रॉक है और यहाँ सॉफ्ट रॉक है, ठीक है. अब रिवर बहती हुई आ रही है, रिवर बहती हुई आएगी, इस हार्ड रॉक को तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रिवर जब इस सॉफ्ट रॉक के ऊपर से जाएगी तो वो सॉफ्ट रॉक को ऐसे पुश करती हुई जाएगी. फिर दूसरी बार जो है रिवर बहती हुई आ रही है, वापस बहती हुई आएगी, फिर इसे पुश करती हुई फिर जाएगी, फिर वापस बहती हुई आ रही है, फिर इसको पुश करती हुई जाएगी. तो इस तरह से आप देखो तो ये जो है ना सॉफ्ट रॉक नीचे 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 हो गया, राइट. पहले यहाँ था, ये नीचे 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 होता गया. क्यों? एक रिवर के पुश की वजह से. तो रिवर की पुश की वजह से ये नीचे हो गया. तो हार्ड रॉक पे तो कोई असर नहीं है, हार्ड रॉक यहीं पे, लेकिन ये सॉफ्ट रॉक नीचे आ गया है. तो ये देखो एक डिस्टेंस बन गया. तो पानी जो है ना अब वो नीचे से बहेगा. पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, इट विल बिकम वाटरफॉल. ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में देखने को मिला कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे वाटरफॉल क्रिएट हुआ. कैसे क्रिएट हुआ? आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट यू हैव सीन मिएंडर्स. देखो, पानी जब ऊपर से बहता है, रिवर जब माउंटेन से बहती हुई आती है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ आती है, क्योंकि स्लोपी एरिया में जब भी ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आएगी ना तो स्पीड में ही आएगी. लेकिन
रिवर जब प्लेन सरफेस तक पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है ना तो वो एकदम सीधे स्लोपी वे में नहीं बहेगी, वो क्या होगी, ऐसे कर्व शेप में बहने लगेगी। ये जो कर्व शेप में रिवर बहने लगेगी दैट इज कॉल्ड मिएंडर्स। मिएंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्व शेप होते हैं। अब मान लो कि दिस इज़ अ मिएंडर, ठीक है। अब ये एक मिएंडर का एक लूप है। कई बार क्या होता है कि ये लूप धीरे 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 पास आता है और ऐसा हो जाता है, तो ये एक तरह से एक पूरा सरफेस बन गया, ठीक है। ये जो एक सरफेस एरिया है, इससे जो एक स्ट्रक्चर बना ये अलग हो जाएगा और बाकी रिवर यहाँ से बहती हुई निकल जाएगी। ये जो एक स्ट्रक्चर अलग हो गया दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, ठीक है, जो आपने वीडियो में देखा था। फिर आपने देखा फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जिन एरियाज़ में फ्लड आए हुए होते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ में क्या होता है, जब रिवर का पानी बहते आता है ना उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो रिवर का पानी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, कंकर, मिट्टी सब कुछ साथ में लेके आता है। तो वो पूरा जो है मिट्टी वगैरह जो है वहाँ पे एक तरह से इकट्ठा हो जाती है, एक उसकी लेयर बन जाती है। अब फ्लड का पानी तो कुछ टाइम बाद सूख जाएगा, लेकिन ये जो लेयर है मिट्टी की वो जो है एक तरह से बनी रह जाएगी, ठीक है। अब ये जो मिट्टी की पूरी लेयर बन चुकी है उसे कहते हैं लीवीज, ठीक है। देन यू हैव सीन अबाउट द डेल्टाज। डेल्टाज क्या है, हमने अभी अभी देखा कि जब रिवर नीचे आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब वही रिवर जो है जब पहुंचेगी सी तक, सी में मिलने के लिए, तो सी तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड और कम हो जाती है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब रिवर बहती हुई आ रही है ना तो उसके साथ साथ मैंने अभी भी बोला कुछ सेडिमेंट्स होते हैं वो साथ में बहती हुई लेके आती है, राइट। छोटे छोटे ग्रेवल्स, फिर डस्ट पार्टिकल्स, सैंड, ये सारी चीज़ें वो साथ में लेके आती है। अब जब उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना तो उसकी कैपेसिटी इन ग्रेवल्स को, सैंड पार्टिकल्स को साथ में लेके जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो क्या होगा, सी लेवल तक पहुंचते पहुंचते रिवर जो है वो छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस में बट जाएगी, और ब्रांचेस में बटने के बाद वो जाके सी में मिल जाने वाली है। लेकिन जब ब्रांचेस में बट जाएगी ना तो अगेन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, वो सेडिमेंट्स को सी के अंदर तक नहीं ले जा सकती। तो सी के वहाँ जब वो मिलने वाली होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे, माउथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब रिवर कोई और वाटर बॉडी से मिलती है तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, माउथ। तो जब वो माउथ के वहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पे वो अपने सारे सेडिमेंट्स छोड़ देगी, क्योंकि अब उसमें कैपेसिटी नहीं बची है आगे ले जाने की, तो सारे सेडिमेंट्स रिवर वहीं पे छोड़ देगी एंड जाके सी में मिल जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर उसका माउथ एरिया था जहाँ उसने सारे सेडिमेंट्स छोड़ दिए उसे कहते हैं डेल्टास, ठीक है। रिवर की स्पीड कम होने की वजह से जो ब्रांचेस में वो डिवाइड हुई उन ब्रांचेस को कहते हैं डेल्टास, और डेल्टास का एक यही खासियत होती है कि वो सेडिमेंट्स अपने माउथ के वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 4 लैंडफॉर्म्स विच यू हैव सीन इन केस ऑफ रिवर। नाउ द नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते होंगे। अगेन फॉर दैट वी नीड टू सी वन वीडियो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल। ओके, so let's Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop, and over the time they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roofs of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left. These wall-like features are called stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches. Now इन द वीडियो यू हैव सीन कि सी वेव्स जो हैं, एक तो सी वेव्स जो है ना कभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आती है, कभी स्लो आती है, बट जब वो स्पीड के साथ आती हैं तो कुछ रॉकी सरफेसेस जो होते हैं उन रॉक्स पे वो टकराती है। जब वो सी वेव्स रॉक्स पे कंटिन्यूसली टकराती ही रहती है तो वो रॉक्स जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं।
क्रैक होकर कि धीरे धीरे वो क्रश होते हैं, क्रश होके थोड़ा सा उसका पार्ट टूट जाता है। तो ये जो उसका पार्ट टूटता है तो वो एक तरह से बोलते हैं ना दरवाजे जैसा, केव जैसा बन जाता है। वो जो केव जैसा एरिया बनता है उसे क्या कहते हैं, सी केव्स। आपने देखा था कि वो कैसा दिखता है, राइट। फिर इसी तरह से अब जो है ये कंटिन्यूसली वेव्स तो चल ही रही हैं और वेव्स इसको कंटिन्यूसली जो है ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर जो है पुश दे ही रही है, हिट कर ही रही है रॉक्स को। तो ये जो छोटे छोटे केव्स बने थे ये जो है थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, मतलब और ज़्यादा उस पर जब पुश आता है तो वो रॉक्स और टूटते हैं और क्रश होते हैं और ये जो है बड़ी सी ऐसा जो है एक तरह से दरवाजे जैसा बन जाता है जिसे कहते हैं सी आर्चेस, ठीक है। फिर क्या होता है, और भी कंटिन्यूसली रिवर वो सी की वेव्स तो चल ही रही हैं, तो ये जो वेव्स चल रही हैं फिर उसके ऊपर भी वो ज़ोर ज़ोर से हिट करती है। हिट करने की वजह से क्या होता है कि जो उसका ऊपर वाला एक तरह से बोल सकते हैं जो छत जैसा होता है वो भी टूट जाता है एंड लास्ट में बच जाती है छोटी छोटी वॉल्स। ये जो छोटी छोटी वॉल्स जैसा बच जाता है जिसे क्या कहते हैं, स्टेक्स, ठीक है, स्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सी वेव्स की वजह से बनती हैं, यू हैव सीन इन द वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द वर्क ऑफ मूविंग आइस। अब ये मूविंग आइस क्या है और ये कैसे वर्क करती है, again for that we will see one animated video and then I will explain you in detail. Okay, so let's watch it. Work of ice. Glaciers are rivers of ice which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. Now what you have seen in the video कि मूविंग आइस कैसे वर्क करती है, राइट। इसमें आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आइस मतलब वो जो बर्फ़ हम घर में जमाते हैं वो वाली आइस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन सी आइस की बात हो रही है, ग्लेशियर की, राइट। ग्लेशियर जो है एक तरह से क्या होता है कि एक रिवर होती है स्नो की, जिसमें स्नो जो है वो एक तरह से स्नो आइस जो है वो फ्लो होती हुई जाती है, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ रिवर। अब ये जो है रिवर बहुत धीरे धीरे बहती है, ठीक है। धीरे इसलिए बहती है क्योंकि पानी नहीं है ना, बर्फ़ है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बोल सकते हैं बहुत सारी स्नो है, तो स्नो को बह के जाने में टाइम लगता है, राइट। तो एक दिन में ये कुछ मीटर्स दूर तक ही जा पाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, जबकि पानी अगर हो तो वो तो बहुत दूर तक पहुँच जाता है एक दिन में, राइट। लेकिन ग्लेशियर में रिवर्स होती हैं, सॉरी स्नो होती है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे जो है ये रिवर बहती है। अब देखो ये रिवर जब बहती है तो आपने देखा होगा कि साथ में जो है ये जो स्नो साइड में जो रॉक मटेरियल होता है ना, उस रॉक को तोड़ती हुई जाती है, क्योंकि एक तरह से बर्फ़ है। बर्फ़ जब किसी रॉक पे लगेगी तो कंटिन्यूस अगर इतने सारे पार्टिकल्स जो हैं बर्फ़ के कंटिन्यूस वो लग रहे हैं रॉक पे, तो रॉक जो है थोड़े थोड़े उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं एंड फिर वो रॉक के टूटे हुए पार्टिकल्स को भी साथ में लेके बहती जाती है, राइट। अब ये जो बहती जाती है, एक तो ये साइड में से सारे पार्टिकल्स को तोड़ती ले जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्स, एंड साथ साथ में जिस बेस के ऊपर से ये बहती हुई जा रही है, तो बेस के ऊपर से बहती हुई जा रही है तो क्या हो रहा है, ज़ोर से टकराती हुई जा रही है। अब जब टकराती हुई जा रही है तो मेरी लॉजिक समझना, ये जब यूं टकराती हुई जा रही है तो ये बर्फ़ नुकीली बर्फ़ है, ये जब ज़मीन पे लगेगी तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया मतलब ये खड्डा हो गया, दिस इज़ अ हॉलो। ये खड्डा जो हो गया है, हॉलो जो है, इस हॉलो को बोलते हैं सर्क, CIRQUE, सर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सर्क। ये हॉलोज बन गए हैं। अब क्या होता है, ये हॉलोज में भी वो बर्फ़ जो है थोड़ी बहुत स्नो रह जाती है। कुछ टाइम बाद जो है ये जो स्नो है वो पिघलेगी, तो सही धूप निकलेगी, ऑब्वियसली बात है समर टाइम में ये बर्फ़ पिघलेगी। जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये जो हॉलोज बने हुए हैं इसमें पानी भर जाता है, क्योंकि वो पिघल जाती है एंड वो पानी बन जाता है। ये जो हॉलोज हैं ये जो है एक तरह से बन जाते हैं लेक्स, ठीक है। ये एक लेक का फॉर्म ले लेते हैं, उसमें पानी जो है भरा रहता है एंड वो एक लेक जैसा लगने लगता है। इन्हें बोलते हैं टान। ये जो लेक बना है बहुत ब्यूटीफुल से छोटे छोटे से लेक होते हैं जिसे कहते हैं टान, ओके। नेक्स्ट आपने ये देखा वीडियो में कि ये जो ग्लेशियर जो बहता हुआ आ रहा है और साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी वो रॉक पार्टिकल्स जो ला रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये ग्लेशियर यानी जो स्नो है, जो आइस है, वो पिघलती है। पिघलने के बाद क्या होता है ना,
कि उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। देखो जब स्नो आई थी, जब आइस आई थी, तो उसने बहुत बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स तोड़ के साथ में ले आए, क्योंकि वो खुद भी भारी थी तो इतना लोड उठा के ले आ रहे थे। लेकिन जब वो पानी बन गया, स्नो जो है मेल्ट होके जब पानी बन गई, तो पानी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे बड़े बड़े रॉक मटीरियल्स को वो पुश करके साथ में ले आ सके। तो पानी जब बन जाता है तो ये जो रॉक के इतने बड़े बड़े टूटे हुए पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स वो एक जगह पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पानी जब वो पार्टिकल्स एक जगह पे डिपॉजिट छोड़ देगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर मोरेन्स। ग्लेशियर मोरेन्स। उसे क्यों ग्लेशियर मोरेन्स बोल रहे हैं? क्योंकि वो ग्लेशियर के साथ जो सेडिमेंट्स आए थे वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गए, तो उसे बोला ग्लेशियर मोरेन्स। ओके, ये सारे आपने लैंडफॉर्म्स देखे विच आर फॉर्मिंग ड्यू टू द मूविंग आइस। नाउ द लास्ट वन इज वर्क ऑफ विंड, कि विंड जो है वो किस तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनवाती है। ठीक है, अगेन फॉर दैट वी विल सी वन एनिमेटेड वीडियो, सो इट विल गेट क्लियर टू यू मोर, सो लेट्स वॉच इट फर्स्ट। ओके, Work of wind. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. Different kind of sand dunes can be seen in this figure. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. So students, you have seen in the video that from wind की वजह से 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फर्स्ट वन यू हैव सीन सैंड ड्यून्स, देन यू हैव सीन लोएस एंड मशरूम रॉक्स, राइट। सैंड ड्यून्स जो है वो सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? तो जब विंड ब्लो होती है तो वो सैंड को भी ब्लो करके लेके जाती है। आपने डेजर्ट एरियाज में देखा होगा, राइट, वो सैंड को अपने साथ ब्लो करके लेके जाती है। वो ब्लो होती रहती है सैंड उसके साथ, लेकिन ये विंड हमेशा सेम स्पीड से होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। कभी विंड बहुत तेज़ चलती है, कभी थोड़ी स्लो चलती है। तो ये विंड पहले तेज़ी से आई और इसने क्या किया? सैंड को उड़ा उड़ा के ले गई, लेकिन कुछ टाइम बाद ये विंड जो है स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है तो वो जो भी सैंड पार्टिकल्स उड़ा के ले जा रही थी अब तक, वो एक जगह पे छोड़ देती है, एक जगह पे ड्रॉप कर देती है। तो ये जो उसने एक जगह पे पार्टिकल्स को ड्रॉप कर दिया उसे क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स, राइट। आफ्टर दैट यू हैव सीन कि विंड जब विंड जब ब्लो होती है तो साथ में सैंड सिर्फ नहीं ले जा रही है, सैंड के काफ़ी छोटे छोटे ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेवल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें भी वो साथ में उड़ा के ले जाती है। ठीक है, अब विंड जो है ये लेके तो जा रही है, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक डिस्टेंस प्लेसेस पे फेंक देती है। विंड जब ब्लो होती है स्पीड के साथ तो ये सारे पार्टिकल्स वो एक डिस्टेंस प्लेस तक ले जाके वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। वहाँ पे जब ये पार्टिकल्स ड्रॉप होते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है उसके साथ एक लेयर के साथ वो पार्टिकल्स जो है जम जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक मिट्टी की लेयर में वो पार्टिकल्स जम गए, यानी वो जो लेयर बन गई है उसे क्या बोलते हैं? लोएस। लॉयस जो हैं वो आपको ज़्यादातर चाइना में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एंड इंडिया की अगर बात करूँ तो ग्वालियर वगैरह के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे भी इस टाइप के रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड द लास्ट यू हैव सीन द मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं? तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ। जब विंड ब्लो होती है, मैंने बोला कि साथ में वो ग्रेवल सैंड पार्टिकल्स लेके जाती है, राइट। अब क्या होता है कि डेजर्ट्स में कुछ चट्टानें जैसी होती हैं, राइट। तो वो जो है, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो जाके क्या होता है उस चट्टानों पे टकराते हैं, लेकिन ऊपर नहीं टकराते हैं, नीचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंड जो है उनको ज़्यादा ऊपर तक ब्लो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो भी थोड़े हैवी तो होते हैं ना। विंड जो है हल्के पार्टिकल्स को ब्लो कर सकती है, ज़्यादा अगर हैवी पार्टिकल्स होंगे तो नीचे से वो ब्लो होंगे लेकिन बहुत ऊपर ब्लो नहीं हो पाएंगे। तो नीचे से जो है वो चट्टानों पे वो पार्टिकल्स टकराते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो कुछ टाइम बाद जो है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उस बोल सकते हैं उस जो चट्टान है उसके नीचे वाले पार्ट को जो है वो थोड़ा नैरो कर देती है, पतला कर देती है, एंड ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो ऐसे ब्रॉड ही रहता है। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो नैरो हो गया तो एक तरह से वो मशरूम के शेप में लगता है, इसीलिए उसे कहते हैं मशरूम रॉक्स।
So that was the third landform which you have seen, which is made from the wind. So here in this chapter, the four things which we have seen, that is the work of river, work of sea waves, work of moving ice, and the work of wind to make different landforms. So I hope you are clear with the whole chapter कि landforms means क्या, सिर्फ वो नहीं जो अर्थ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो तो है, बट उसके अलावा जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं अर्थ पे ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, नए नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते रहते हैं. ओके, सो आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू.